नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 फरवरी सन 2025। इसके अलावा आज यानी 13 फरवरी से फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि 14 मार्च तक रहेगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन वे शुरू। 10वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा के सरकारी टीचरों को बड़ा तोहफा, अपने जिलों में मिलेगी पोस्टिंग। मई तक होंगे तबादले, बताएंगे पूरी अपडेट। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी सिमटी एक व्यक्ति तक, हार की भी बताई वजह। हरियाणा में महाग्राम योजना के तहत विकसित होंगे 148 गांव, शहरों की तर्ज पर मिलेंगी ये सुविधाएं। CBSE ने परीक्षा के लिए जारी किए दिशा निर्देश। प्राइवेट छात्रों के लिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब। अब पार्टी की कार्रवाई पर टिकी सबकी नजरें। हरियाणा बोर्ड ने जारी की कक्षा 9वीं और 11वीं की डेट शीट। 17 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर INLD ने भरी हुंकार, बताया क्या रहेगी पार्टी की रणनीति। और हरियाणा निकाय चुनाव के बाद बजट सत्र की तारीख तय। CM सैनी पहली बार पेश करेंगे बजट। और PM मोदी पेरिस से अमेरिका रवाना हुए। राष्ट्रपति मैक्रों एयरपोर्ट पर विदा करने पहुंचे। मोदी ने फ्रांस को पिनाक रॉकेट सिस्टम की पेशकश की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कई दिनों से तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 फरवरी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि यह बारिश मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी जिलों में होगी, जिससे कि लगातार बढ़ रही गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुरुग्राम जैसे 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। ये जिले मुख्य रूप से दक्षिणी हरियाणा में स्थित हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा। 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच हवाओं की दिशा में बदलाव होगा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में नाविक जनरल ड्यूटी यानी GD समेत 300 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianCoastGuard.cdsc.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12वीं पास और नाविक डोमेस्टिक ड्यूटी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार होने चाहिए। UP SSC PET 2023 स्कोर कार्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 साल रखी गई है। फीस जनरल, OBC और PWD के लिए 300 रुपए, SC ST के लिए निःशुल्क रहेगी। सैलरी 21,700 रुपए प्रति माह मिलेगी। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। यदि इस पार्टी को आगे जीवित रखना है तो इसे सही दिशा में बढ़ना होगा। उन्होंने EVM मशीन को लेकर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि EVM पर सवाल मशीन पर नहीं बल्कि उसे बनाने और चलाने वालों पर है। इसे इंसानों ने बनाया है और इसमें कमियां हो सकती है। उन्होंने JJP और इनेलो को नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें अपने निजी हितों को छोड़कर कांग्रेस के साथ आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि JJP को भाजपा के साथ गठबंधन करने का अंजाम भुगतना पड़ा है। भाजपा केवल अपने स्वार्थ के लिए क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ती है और एक खास नीति के तहत काम करती है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नंबर 1 नेता बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा है। यदि संगठन मजबूत होता तो विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आ सकते थे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस साल करीब 1 लाख शिक्षकों का 31 मई 2025 तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों को उनके ब्लॉक के स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि परीक्षा परिणामों में सुधार किया जा सके। पहले चरण में PM श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों में, इसके बाद अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों में खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर खेल मैदान और उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1497 PM श्री मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मार्च 2026 तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके तहत हाई स्कूल लैब, कंप्यूटर लैब, अटल लैब, वोकेशनल लैब और ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों की प्रतिभा को भी संवारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं में प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो छात्र प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने वाले हैं, इन छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आयोजित होंगी। लिखित परीक्षा के लिए जो केंद्र आवंटित किए गए हैं, उन्हीं केंद्रों पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट या इंटरनल इवेल्युएशन नहीं होगा, बल्कि 2025 के लिखित परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की आनुपातिक गणना की जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए सीबीएसई की तरफ से बाहरी परीक्षकों को नामित किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक आंतरिक और बाहरी परीक्षकों की तरफ से अंकों के वेरिफिकेशन के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन ही अंकों को सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के 10वीं व 12वीं के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाएं भी 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इन परीक्षाओं में दोनों कक्षाओं के लगभग 44 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां 2 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं निकाय चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। निकाय चुनाव को लेकर INLD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में जिला तथा शहरी प्रधानों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष RS चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान सहित कई अन्य सीनियर नेता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने बताया कि अगले 2 दिन के अंदर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से बातचीत करके पार्टी मुख्यालय को अवगत कराएंगे। जहां सिंबल पर चुनाव लड़ना जरूरी होगा, वहां पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार चुनावी रण में उतरेंगे और जहां ऐसा कोई प्रत्याशी जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होगा और पार्टी से समर्थन मांगेगा, तो उसे समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया के बाद पार्टी हाईकमान की ओर से कारण बताओ नोटिस पाने वाले ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने 8 पन्नों में कारण बताओ नोटिस का जवाब पार्टी हाईकमान को सौंप दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने नोटिस का जवाब समय से पहले दे दिया है। मैंने पार्टी हाईकमान को लिखे पत्र में कहा है कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूँ। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर कहा था कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं उड़न खटोले में ही घूम रहे हैं, नीचे उतरे तो जनता, विधायकों और मंत्रियों के दुख का पता चले। इसके अलावा कसौली गैंगरेप मामले को लेकर भी उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली से इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अनिल विज के जवाब पर पार्टी हाईकमान क्या एक्शन लेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अनिल विज अपने जवाब में उनके द्वारा दिए गए बयानों पर खेद प्रकट करते हैं तो पार्टी उन्हें चेतावनी देकर इस मामले को वहीं रफा दफा कर देगी। वहीं कार्रवाई के तौर पर पार्टी उनसे मंत्री पद तक वापस ले सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अनिल विज को कारण बताओ नोटिस के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी बाकी नेताओं को भी एक कड़ा संदेश देना चाहती है, क्योंकि प्रदेश कैबिनेट में सीएम नायब सिंह सैनी से कई सीनियर मंत्री हैं। ऐसे में आगे कोई इस तरह की घटना न हो, इसलिए पार्टी हाईकमान की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार गांव से शहरों में पलायन रोकने के लिए लागू की गई महाग्राम योजना पर काम कर दिया है। महाग्राम योजना यानी कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा पहले चरण में विभिन्न जिलों के 129 गाँव को महाग्राम योजना के तहत चिन्हित किया गया था, लेकिन अब सीएम सैनी ने योजना से जुड़े नियमों में थोड़ा बदलाव करते हुए इसमें 19 गाँव और ऐड कर दिए हैं। ये ऐसे गाँव है जिनकी आबादी का आंकड़ा 10,000 तक है। इनमें कई गाँव ऐसे हैं जो पहले से ही कस्बे का रूप ले चुके हैं, जबकि कुछ गांव ऐसे हैं जो शहरों के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हैं। ऐसे में इन गांवों में सीवरेज सुविधा देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 34 ऐसे महाग्राम हैं जिनमें काम शुरू हो चुका है। इनमें दिसंबर 2027 तक जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत बात करें तो विकास एवं पंचायत, PWD, बिजली, सिंचाई व मार्केटिंग बोर्ड आदि विभागों को भी जोड़ा गया है। शहरों की तर्ज पर जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के अलावा इन गाँव में पार्क, स्ट्रीट लाइट, तालाब सहित दूसरी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी करने के बाद अब 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए भी परीक्षा तिथि जारी कर दी है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2025 को शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी, जो कि 11:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट bheh.org.in पर जाकर एग्जाम टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। DEO कार्यालय की तरफ से अध्यापक
अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी गई है। नकल रहित परीक्षा करवाने को लेकर सभी स्कूलों में प्रबंध किए जा रहे हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। परीक्षा का समय 8:30 बजे रहेगा और परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा के लिए आते समय पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र निकाय चुनाव के बाद होगा। इसे लेकर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने डेट तय कर दी है। गवर्नर की ओर से जारी लेटर में बजट सत्र की तारीख 7 मार्च बताई गई है। सेशन सुबह 11 बजे से प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से ही शुरू होगा। इस बार यह बजट 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है, जो पिछले बार के बजट से करीब 10,000 करोड़ ज्यादा होगा। नायब सिंह सैनी सीएम बनने के बाद पहली बार बजट पेश करेंगे। इसके लिए सभी क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों के अलावा आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश सरकार ने पहली बार बजट को लेकर आम लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा ताकि इसे सर्वहितकारी बनाया जा सके। इससे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साल 2024-25 के लिए 1,89,877 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया था। साल 2025-26 का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। प्रदेश सरकार नए बजट में किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस कर सकती है। इसमें किसानों का विशेष ध्यान रखे जाने की संभावना है। राज्य की 70% आबादी चूंकि गाँव में रहती है, इसलिए सीएम नायब सिंह सैनी का बजट गाँव के विकास की तरफ अधिक झुकने की संभावना है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भाजपा अन्य दलों से चुनाव को लेकर काफी आगे चल रही है। सभी 10 नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों और पालिका अध्यक्षों के संभावित उम्मीदवारों का पैनल बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। मंजूरी मिलते ही कभी भी इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस में मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्रत्याशियों से आवेदन मांगे गए हैं। 17 फरवरी को मैनिफेस्टो को फाइनल करने के लिए पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस भेजेगी। वहीं INLD भी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर दिख रही है। 2 दिन में इनेलो के नेता तय करेंगे कि निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवार सिम्बर पर लड़ेंगे या फिर नहीं। इसको लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट भी अभय चौटाला ने मांग ली है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जसपा अभी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चुप बैठी है। पार्टी ने अभी तय नहीं किया है कि जसपा निकाय चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 17 फरवरी को V50 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट और एक्स हैंडल पर स्मार्टफोन के लॉन्चिंग की जानकारी दी है और इसके मेन फीचर शेयर किए हैं। स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 15 और 50 मेगापिक्सल का जेसिस टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा। जेसिस कैमरे को हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप और बेहतर लाइट इंटेंसिटी के लिए जाना जाता है। इस कैमरे में स्टैंडर्ड ऑटो फोकस लेंस और मैनुअल फोकस लेंस जैसे फीचर शामिल होंगे। वहीं सेल्फी के लिए वीवो V50 में 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला ग्रुप सेल्फी कैमरा मिलेगा। हालांकि यह पिछले साल अगस्त में लॉन्च वीवो V40 को रिप्लेस करेगा। वीवो ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। फोन में स्मार्ट कलर, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, डिस्टेंस सेंसिटिव लाइटिंग, स्टूडियो क्वालिटी और ओरा लाइट और जैसे प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा भी मिल रहा है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और Type-C केबल मिलेगा। स्मार्टफोन लाइव कॉल, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, सर्किल टू सर्च और गूगल जेमिनी जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स भी मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 22,000 रुपए शुरू हो सकती है। भारत की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो की कीमत 9,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस महीने से ही बलेनो के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मारुति ने जनवरी में ही अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मारुति सुजुकी इंडिया ने जनवरी में जारी एक बयान में कहा था कि बलेनो कार की कीमत में 9,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बलेनो की कीमत में बढ़ोतरी वेरिएंट और शहर के आधार पर अलग अलग हो सकती है, जहाँ से लोग कार खरीद रहे हैं। बलेनो की डेल्टा AGS, जेटा AGS, अल्फा AGS वेरिएंट अब 9,000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। वहीं बलेनो के अन्य वेरिएंट खरीदने के लिए अब 4,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बलेनो की कीमत अब 6,70,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होगी और इसका टॉप वेरिएंट मुंबई और दिल्ली में 9,92,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर अवेलेबल होगा। बलेनो, सेलेरियो, वैगनार, ऑल्टो, K10, SUVs, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और एस्प्रेसो समेत कई मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। प्राइस हाइक के तहत कॉम्पैक्ट कार सेलेरियो की एक्स शोरूम कीमत में 32,500 रुपए तक की ग्रोथ देखी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। जारी की गई रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी 2023 में भारत 93वें नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। पड़ोसी देश चीन 76वें नंबर पर बरकरार है। उसके रैंकिंग में 2 साल से बदलाव नहीं आया है। वहीं पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है। वह
133वें से 135वें नंबर पर पहुंच गया है। श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर बना हुआ है, वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर बरकरार है, जबकि साउथ सूडान 180वें यानी सबसे करप्ट देश है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 75,388 से 783 अंक संभला। यह 122 अंक की गिरावट के साथ 76,171 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी निचले स्तर यानी 22,798 से 247 अंक की रिकवरी देखने को मिली और ये 26 अंक की गिरावट के साथ 23,045 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईटीसी ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जबकि लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश की। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ 12 फरवरी से ओपन हो चुका है। यह आईपीओ 14 फरवरी को क्लोज होगा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 636 रुपए गिरकर 84,845 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 19 रुपए बढ़कर 94,189 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 86,820 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।